कभी कभी हमारी लाइफ में सब कुछ सही होने के बाद भी हमें लगता है जैसे कुछ अधूरा है। हम सोचते हैं कि काश हमारी लाइफ में और पैसा होता, बेहतर रिलेशनशिप्स होते या हम ज्यादा खुश होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी चीजों की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है? डॉक्टर तारा स्वाट की किताब द सोर्स इसी सच्चाई को समझाने की कोशिश करती है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, इसका सबसे बड़ा कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास है। और अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग किसी पत्थर की तरह नहीं बना, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस किताब में डॉक्टर स्वाट साइंस और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये दिखाती हैं कि हम कैसे अपनी सोच को रिवायर करके अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर एम्पावरिंग सोच ला सकते हैं और अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर ब्रेन साइंस है और ये हर इंसान कर सकता है अगर वो अपने अंदर झांकने और कॉन्शियसली जीने के लिए तैयार हो। द सोर्स एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां दिमाग, इंट्यूशन, इमोशंस और फिजिकल हेल्थ सब एक साथ काम करते हैं ताकि आप वो जिंदगी जी सकें जिसका आपने सपना देखा है, और वो भी पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड द पावर ऑफ द ब्रेन। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करना चाहता है, कोई अपने रिलेशनशिप्स में सुधार लाना चाहता है, तो कोई खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड महसूस करना चाहता है। लेकिन बदलाव की असली शुरुआत कहाँ से होती है, बाहर की दुनिया से या हमारे अंदर से? डॉक्टर तारा स्वाट का जवाब सीधा और साइंटिफिक है। बदलाव की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, और खास बात यह है कि हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है, वो बदल सकता है, ग्रो कर सकता है और नए तरीके से काम करना सीख सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारा दिमाग लाइफ लॉन्ग अडेप्टेबल है, यानी अगर हम बार बार कुछ सोचते हैं, करते हैं या महसूस करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसी एक्टिविटी से जुड़े पाथवेज मजबूत होते जाते हैं। मतलब अगर आप रोज सेल्फ डाउट में रहते हैं तो वो सोच धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें तो आप नए बिलीफ सिस्टम्स, नई हैबिट्स और नई इमोशनल रिस्पॉन्सेज डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि यही है असली सोर्स, वो जगह जहां से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। और इस सोर्स को अनलॉक करने की है अवेयरनेस और इंटेंशनैलिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो वो अभी हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगर कोई शाई है तो वो मान लेता है कि वो हमेशा सोशल सिचुएशन से डरता रहेगा। अगर कोई गरीब फैमिली से है तो वो सोचता है कि सक्सेसफुल होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन न्यूरो साइंस हमें सिखाता है कि ये सब फॉल्स बिलीफ्स हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हर दिन न्यू न्यूरॉन्स बना सकता है, नई कनेक्शंस क्रिएट कर सकता है और खुद को रिवायर कर सकता है। बस हमें उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। द सोर्स में डॉक्टर स्वाट ने बताया कि कैसे हम अपने माइंड की पुरानी कंडीशनिंग को आइडेंटिफाई करके उसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती कैसे है। बचपन से लेकर अडल्टहुड तक हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। वो बातें जो हमें बचपन में सुनाई गई, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये सब बातें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर वही सोच हमारे डिसीजंस, हमारी इमोशंस और हमारी एक्शंस को कंट्रोल करती है। डॉक्टर स्वाट इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एक अप्रोच देती हैं जो न्यूरो साइंस के साथ साथ माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन पर भी आधारित है। ब्रेन के बारे में एक फैसिनेटिंग बात यह है कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं तो आपके दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जैसे कि वो एक्सपीरियंस सच में हो रहा हो। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के थ्रू नए पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में लाने की ताकत रखते हैं। अगर आप विजुअलाइज करना जानते हैं, चैप्टर 1 में डॉक्टर स्वाट यही बताती है कि कैसे एक फोकस्ड और रेपेटिटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकती है कि वो आपकी रियल लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करने लगे जो आप चाहते हैं। या इमेजिन करना ही काफी नहीं है। डॉक्टर स्वाट एम्फसाइज करती हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। यानी आपको अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को पहचानना है, फिर उन्हें चैलेंज करना है और नए थॉट्स और बिलीफ्स को कॉन्शियसली चूज करना है। इसके लिए वो एक टेक्निक रेकमेंड करती हैं जिसे वो माइंड हाइजीन कहती हैं। जैसे हम रोज बॉडी की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड की सफाई करनी चाहिए। इसमें नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करना, अपने आप को रिफ्रेम करना और खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछना शामिल है। जैसे, क्या ये बिलीफ सच है? क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है?
क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूँ? चैप्टर 1 में एक और जरूरी पॉइंट है, मिरर न्यूरॉन्स। ये वो खास ब्रेन सेल्स होते हैं जो हमें दूसरों की इमोशंस और एक्शंस को समझने में मदद करते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ हैं जो नेगेटिव हैं, डरते हैं या खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आपके ब्रेन में भी वही इमोशनल पैटर्न्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर स्वाट सजेस्ट करती हैं कि अगर आप अपने ब्रेन को रिवायर करना चाहते हैं तो आपको अपना एनवायरनमेंट भी बदलना होगा, उन लोगों के साथ रहना होगा जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो खुद की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी दी गई है, द ब्रेन ऑडिट। इसमें आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होते हैं, जैसे मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स कौन से हैं, मैं किन बातों से डरता हूँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छाएं क्या हैं, क्या मेरी सोच मेरी इच्छाओं के साथ मेल खाती है। ये सवाल आपके माइंड की हिडन प्रोग्रामिंग को सरफेस पर लाने में मदद करते हैं ताकि आप कॉन्शियसली उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकें। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोग अपनी नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने ब्रेन की ताकत को समझना और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये डिस्कम्फर्ट जरूरी है। डॉक्टर स्वाट साइंटिफिक रिसर्च से भी ये साबित करती हैं कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। मेयर स्कैन्स ने यह दिखाया है कि कंसिस्टेंट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा होता है, मजबूत होता है, जबकि अमिगडाला, जो फियर और एंजाइटी से जुड़ा होता है, उसका आकार छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि आप लिटरली अपने डर को श्रिंक कर सकते हैं और अपने अंदर क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड को सही तरीके से यूज करके। चैप्टर 1 का एक और सेंट्रल मैसेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोग अपनी हालत के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने पेरेंट्स को, सिस्टम को, सोसाइटी को या किस्मत को। लेकिन डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि जब तक आप अपनी सोच और रिस्पॉन्सेस के लिए एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं कर सकते। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे पास कंट्रोल है, तभी आपका ब्रेन नए तरीके से काम करना शुरू करता है। ये एक पावरफुल शिफ्ट है, विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट की ओर। इस पूरी जर्नी में ब्रेन को रिवायर करने का काम एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस, प्रैक्टिस और पेशेंस तीनों चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, दिन में 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना या नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नए तरीके से सोचने लगेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी जिंदगी में सच में बदलाव आने लगता है। इस पहले अध्याय में डॉक्टर स्वाट ने यह साफ कर दिया कि आपका ब्रेन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, और अगर आप अपने दिमाग की पावर को सही तरीके से चैनल करें तो आप ना सिर्फ अपने गोल्स पा सकते हैं, बल्कि एक नई पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये बदलाव आपके अंदर शुरू होता है और न्यूरोसाइंस इसे पूरी तरह सपोर्ट करता है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ अपने मन में किसी चीज की कल्पना करके आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं, तो शायद पहली बार में ये बात आपको थोड़ी फिल्मी या मैजिकल लगे। लेकिन जब यही बात न्यूरोसाइंस के एविडेंस के साथ कही जाती है, तो ये सिर्फ एक विशफुल थॉट नहीं रह जाती, बल्कि एक साइंटिफिकली बैक्ड रियलिटी बन जाती है। डॉक्टर तारा स्वाट इस अध्याय में विजुअलाइजेशन को एक ऐसे टूल की तरह पेश करती हैं जो आपकी सोच, भावनाओं और एक्शंस को एक ही दिशा में सेट करता है। और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये टूल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। विजुअलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े बड़े एथलीट्स, परफॉर्मर्स और लीडर्स इसे सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोहम्मद अली खुद को हर फाइट से पहले विजेता के रूप में विजुअलाइज करते थे। माइकल फेल्प्स अपनी स्विमिंग रेसेस की पूरी जर्नी को बार बार अपने दिमाग में देखता था। ओपरा विनफ्री ने विजुअलाइजेशन को अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट माना है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। डॉक्टर स्वाट समझाती है कि जब हम कोई चीज विजुअलाइज करते हैं, मतलब उसकी पूरी तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, उसके कलर्स, साउंड्स, फीलिंग्स और इवन स्मेल तक को महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में उसी तरह के न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जैसे वो चीज सच में हो रही हो। ब्रेन को ये फर्क समझ नहीं आता कि आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं या सच में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार विजुअलाइजेशन करने से आपके ब्रेन में उस रियलिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, और जब वो ब्लूप्रिंट बार बार एक्टिवेट होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में एक्शंस लेना शुरू कर देता है, चाहे वो आपके डेली डिसीजंस हों, हैबिट्स हों या अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की क्षमता हो। विजुअलाइजेशन के पीछे एक और फैसिनेटिंग सिस्टम है
जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास। ये हमारे ब्रेन का एक फिल्टर है जो तय करता है कि हमें क्या चीज नोटिस करनी है और क्या इग्नोर करना है। इमेजिन कीजिए आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं और आपने किसी खास मॉडल को पसंद किया है। अचानक आप देखेंगे कि वो मॉडल आपको हर जगह दिखने लगा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपका रास उस चीज को फिल्टर कर रहा है क्योंकि आपने अपने दिमाग को बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह जब आप किसी गोल को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। आप ऐसे लोगों, सिचुएशंस और आइडियाज की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं जो आपके गोल से जुड़े होते हैं। डॉक्टर स्वार्ट इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन को सिर्फ एक सोचने का एक्सरसाइज नहीं मानती, बल्कि उसे एक्शन से जोड़ती हैं। उनका कहना है कि विजुअलाइजेशन अलोन इज नॉट इनफ, बट विदाउट इट यू आर एमिंग इन द डार्क। मतलब अगर आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं और कोई स्टेप नहीं उठाते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप बिना विजुअलाइजेशन के ही काम करते जाते हैं तो आप सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। आपका माइंड रास्ता बनाता है और आपके एक्शंस उस रास्ते पर चलते हैं। विजुअलाइजेशन का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने सपनों, गोल्स, डिजायर्स और आइडियल लाइफस्टाइल की इमेजेस, कोट्स और सिंबल्स को एक जगह लगाते हैं, एक फिजिकल या डिजिटल बोर्ड पर। इससे होता यह है कि हर दिन आप उन चीजों को देखते हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि आप क्या चाहते हैं। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल भेजता है कि ये मेरी दिशा है। विजन बोर्ड कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं होता, ये आपका पर्सनल मैनिफेस्टो होता है। डॉक्टर स्वार्ट सजेस्ट करती हैं कि विजन बोर्ड बनाते समय केवल मटेरियल चीजों को न सोचें, उसमें इमोशनल स्टेट्स, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट जैसी चीजें भी शामिल करें। जैसे आप खुद को कॉन्फिडेंट, काम और फोकस्ड महसूस करते हुए इमेजिन करें। आप खुद को एक लविंग रिलेशनशिप में देखें। आप खुद को एनर्जाइज्ड और हेल्थी विजुअलाइज करें। इन इमोशंस और मेंटल स्टेट्स को इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक्शंस या ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, बल्कि इमोशंस पर भी रिएक्ट करता है। विजुअलाइजेशन को और प्रभावशाली बनाने के लिए डॉक्टर स्वार्ट रेकमेंड करती हैं कि आप इसे रोज प्रैक्टिस करें, प्रेफरेबली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये वो समय होता है जब आपका दिमाग अल्फा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, यानी रिलैक्स और रिसेप्टिव होता है। इस समय विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप इम्पैक्ट डालती है। कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके उस रियलिटी को महसूस करें जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप उसमें अभी जी रहे हों। इमेजिन कीजिए आप उस जॉब में हैं जो आपने हमेशा चाहा। आप उस घर में रह रहे हैं जिसका आपने सपना देखा। आप उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन चुके हैं जो पूरी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी से जी रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है तो हर कोई इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता? डॉक्टर स्वार्ट इसका जवाब देती हैं, इनर रेजिस्टेंस। हमारे अंदर बचपन से बनी हुई लिमिटिंग बिलीफ्स, डाउट्स और फियर्स होते हैं जो विजुअलाइजेशन के बीच में आ जाते हैं। जब आप कोई बड़ी चीज विजुअलाइज करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तू ये कैसे करेगा, तेरे बस की बात नहीं है, या पहले भी तो कोशिश की थी, क्या हुआ? यही रेजिस्टेंस विजुअलाइजेशन की एनर्जी को वीकन करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन से पहले हमें इन लिमिटिंग बिलीफ्स को एड्रेस करना जरूरी होता है। डॉक्टर स्वार्ट आगे के चैप्टर्स में इस पर डिटेल में बात करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर स्वार्ट बताती है वो है बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन। जब आप कोई चीज इमेजिन करते हैं तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपकी बॉडी भी उस एक्सपीरियंस को रिएक्ट करती है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में विजुअलाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पॉस्चर बदलने लगता है, शोल्डर्स ओपन, ब्रीदिंग डीप, आईज फोकस्ड। ये बॉडी चेंजेस आपके माइंड को रीइंफोर्स करते हैं कि आप सच में वो इंसान बन सकते हैं। इसे कहते हैं एम्बॉडीमेंट। जब विजुअलाइजेशन और एम्बॉडीमेंट साथ आते हैं तो आप खुद को एक नई आइडेंटिटी में शिफ्ट कर पाते हैं और यही आइडेंटिटी आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को बदलती है। डॉक्टर स्वार्ट इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज देती है, डेली विजुअलाइजेशन रिचुअल। इसमें 3 स्टेप्स हैं। 1, क्लैरिटी। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं, क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से। 2, इमोशन। अब उस चीज को विजुअलाइज करें और उस समय के इमोशंस को महसूस करें, खुशी, एक्साइटमेंट, पीस, ग्रैटिट्यूड। 3, रेपिटेशन। इसे रोज 2 बार करें, सुबह और रात को, और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। इसके अलावा वो सजेस्ट करती हैं कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को जर्नल में भी लिखें। जब आप अपने सपनों को शब्दों में लिखते हैं तो वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। आपके दिमाग को एक कॉन्क्रीट सिग्नल मिलता है कि ये मेरे इरादे हैं। और जब आप एक ही गोल को अलग अलग सेंसेस से महसूस करते हैं, देखना, लिखना, सोचना, बोलना,
तो उसका असर आपके दिमाग पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चैप्टर का एक की टेकअवे है, फील इट फर्स्ट देन लिव इट। जब तक आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को इमोशनल लेवल पर महसूस नहीं करते, तब तक वो आपके सबकॉन्शियस में डीपली सेट नहीं हो पाते, और जब तक वो डीपली सेट नहीं होते, तब तक आपकी डेली लाइफ में वो शिफ्ट नहीं आता जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। डॉक्टर स्वाट इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को सिर्फ पर्सनल गोल्स तक सीमित नहीं रखती। वो कहती हैं कि आप इसे प्रोफेशनल सक्सेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्रिएटिविटी और इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसा ब्रिज है जो आपके करंट सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच कनेक्शन बनाता है, और जब आप इस ब्रिज पर बार बार चलते हैं तो वो रास्ता आपकी रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 2 के अंत में डॉक्टर स्वाट यह याद दिलाती हैं कि विजुअलाइजेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड कमिटमेंट है अपने आप से। इसका मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ना, अपने गोल्स को जीना और खुद को उस वर्जन के रूप में देखना जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। विजुअलाइजेशन आपके अंदर की लाइट को बाहर लाने की एक प्रैक्टिस है। जब आप इसे पूरी नियत और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच और कल्पना को बदलें। अपनी डिजायर्ड रियलिटी को अपने दिमाग में इतनी क्लैरिटी और इंटेंसिटी से देखिए जैसे वो अभी ही सच हो रही हो, क्योंकि जब आप अपने माइंड में कोई चीज क्लियरली देख लेते हैं तो दुनिया उसे आपके सामने लाने के लिए रास्ते बनाने लगती है। चैप्टर 3, रिप्लेसिंग लिमिटिंग बिलीव्स विद एम्पावरिंग वंस। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कौन से फैसले लेते हैं और किन चीजों से दूर भागते हैं, ये सब कहीं न कहीं हमारी मान्यताओं यानी बिलीफ से जुड़ा होता है। डॉक्टर तारा स्वाट इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात से करती हैं। हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स ही वो अदृश्य दीवारें हैं जो हमारी पोटेंशियल को सीमित कर देती हैं, और जब तक हम उन्हें पहचान कर बदलते नहीं, तब तक विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग या मोटिवेशन भी हमें वो रिजल्ट नहीं दिला सकते जिसकी हमें तलाश है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो सोच होती है जो हमें बार बार ये बताती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम योग्य नहीं हैं या हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये बिलीफ्स इतने सटल होते हैं कि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि वो हमारी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बार बार यह सोचता है कि मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा जिससे वो सच साबित हो जाए। वो अपने फैसलों में डर दिखाएगा, रिस्क लेने से बचेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि ये बिलीफ्स हमारे बचपन, समाज, कल्चर, स्कूलिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। बचपन में अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू हमेशा गलती करता है, तो वो धीरे धीरे ये मान लेता है कि वो वाकई गलती करने वाला इंसान है। यही बिलीफ उसके कॉन्फिडेंस, लर्निंग एबिलिटी और फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर किसी को हमेशा ये सिखाया गया हो कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी स्कैर्सिटी माइंडसेट में बनाए रखेगा। इसलिए डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स काम कर रही हैं, हम उन्हें बदल नहीं पाएंगे। इस अवेयरनेस को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सुझाए हैं। सबसे पहली है बिलीफ ऑडिट, एक जर्नलिंग एक्सरसाइज जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं कि आप क्या मानते हैं। मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने इंटेलिजेंस को कैसे देखता हूँ, क्या मुझे लगता है कि मैं प्यार के लायक हूँ, क्या मुझे लगता है कि मेरे गोल्स अचीवेबल हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में छिपी हुई सोच सतह पर आने लगती है। आप देख पाते हैं कि आपकी कौन सी बिलीफ्स आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही हैं। अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप है चैलेंजिंग द बिलीफ, यानी उस बिलीफ को क्वेश्चन करना जिसे आपने सच मान रखा है। डॉक्टर स्वाट सजेस्ट करती हैं कि हर बिलीफ को एक साइंटिस्ट की तरह टेस्ट करें। जैसे अगर आपकी बिलीफ है कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या कभी कोई एग्जाम्पल है जब मैंने कॉन्फिडेंटली बोला हो? अक्सर हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स मिल जाते हैं जो उस बिलीफ को गलत साबित करते हैं। इससे हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि शायद ये सोच हमेशा सच नहीं रही। फिर आता है तीसरा स्टेप, रिप्लेसिंग द बिलीफ। जब एक लिमिटिंग बिलीफ को हटाया जाता है तो उसकी जगह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आपको उसमें एक एम्पावरिंग बिलीफ को कॉन्शियसली इम्प्लांट करना होता है। जैसे अगर आपकी पुरानी बिलीफ थी मैं किसी लायक नहीं हूं, तो नई बिलीफ हो सकती है मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शुरू में ये न्यू बिलीफ बनावटी या अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज दोहराते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उसके साथ अलाइंड एक्शन लेते हैं,
ये बिलीफ आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। डॉक्टर स्वाट यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी को फिर से एम्फसाइज करती है। वो कहती हैं कि हर बार जब आप कोई न्यू एम्पावरिंग बिलीफ सोचते हैं, बोलते हैं या विजुअलाइज करते हैं, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और जब आप ये काम बार बार करते हैं तो पुराने नेगेटिव पाथवेज कमजोर होने लगते हैं और नए रास्ते मजबूत हो जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जो बताती है कि सोच को बदलना सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक फिजिकल ब्रेन लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाने में एक और बड़ी भूमिका होती है लैंग्वेज की। डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि हम जिस तरह से अपने आप से बात करते हैं, वही हमारे बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप दिन भर खुद से नेगेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो ये बातें आपके ब्रेन में बार बार प्रोग्रामिंग की तरह चलती हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को बदलें और एम्पावरिंग वर्ड्स यूज करें, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस एक नए पर्सपेक्टिव को अपनाने लगता है। डॉक्टर स्वाट विजुअलाइजेशन के साथ अफर्मेशंस को जोड़ने की सलाह देती हैं। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी न्यू बिलीफ्स को रिएनफोर्स करती हैं, जैसे मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूं, मैं अबंडेंस के लिए तैयार हूं, मैं हर दिन कॉन्फिडेंट और केपेबल बन रहा हूं, मेरे पास वह सब है जो मुझे सफल बनने के लिए चाहिए। इन अफर्मेशंस को रोज सुबह और रात को विजुअलाइजेशन के साथ बोलना आपके दिमाग को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जिस पर आपका डिजायर्ड रियलिटी वाइब्रेट कर रही है। चैप्टर 3 में डॉक्टर स्वाट इमोशनल ट्रिगर्स पर भी बात करती हैं। बहुत बार कोई छोटी सी बात हमें डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हर्ट कर देती है या रिएक्ट करा देती है। इसका कारण होता है कि वो बात किसी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को टच कर देती है। जैसे अगर कोई कह दे कि तू कभी भी टाइम पर काम नहीं करता, और आप अंदर से खुद को हमेशा अनरिलायबल मानते रहे हैं, तो वो बात आपके अंदर गहरे तक चुभती है। लेकिन अगर आप उस बिलीफ को बदल चुके हैं और खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं, तो वही बात आपको इतनी तकलीफ नहीं देती। इसका मतलब यह है कि हमारी इमोशनल रिएक्शंस हमारे बिलीफ सिस्टम का मिरर होती है। डॉक्टर स्वाट यहाँ पर एक और टेक्निक बताती है, द थॉट लैडर। इसमें आप अपनी करंट नेगेटिव बिलीफ और अल्टीमेट एम्पावरिंग बिलीफ के बीच के छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं। जैसे नेगेटिव बिलीफ, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। स्टेप 1, मैं शायद कुछ नया सीख सकता हूँ। स्टेप 2, मैंने कुछ चीजें पहले भी सीखी हैं। स्टेप 3, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। स्टेप 4, मैं सक्सेस पाने के काबिल हूँ। फाइनल बिलीफ, मैं सफल हूँ और डिजर्व करता हूँ। इस तरह के ग्रेजुअल स्टेप से आपका सबकॉन्शियस आसानी से नए बिलीफ को एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल और इमोशनल ब्रिज क्रिएट करता है। डॉक्टर स्वाट एम्फसाइज करती हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस करना एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, रिफ्रेम करना और नए बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। इसमें स्लिप अप्स भी होंगे, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन हर बार आपको वापस आकर अपनी न्यू बिलीफ के साथ अलाइन होना होगा। चैप्टर के अंत में डॉक्टर स्वाट हमें याद दिलाती हैं कि बिलीफ सिस्टम्स चेंज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को एक नई आइडेंटिटी देना शुरू करते हैं। जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, वर्दी और रिजिलियंट मानते हैं, तो आपका बिहेवियर, एनर्जी और एंटायर प्रेजेंस बदल जाती है। दुनिया आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। फिर आप चॉइस करते हैं कि कौन सी बिलीफ आपको आगे ले जा रही है और कौन सी बिलीफ आपको रोक रही है। और जब आप ये चॉइस बार बार कॉन्शियसली करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर का सोर्स एक्टिवेट होता है। वो सोर्स जो लिमिटलेस है, पावरफुल है और पूरी तरह केपेबल है आपकी रियलिटी को शेप देने का। डॉक्टर स्वाट का मैसेज क्लियर है, आप वो नहीं हैं जो आपको बचपन में बताया गया था, ना ही आप वो हैं जो आपकी फेलियर स्टोरीज ने आपको बना दिया। आप वो हैं जो आप बनने का कॉन्शियसली फैसला करते हैं, और उस फैसले की शुरुआत होती है आपके बिलीफ से, क्योंकि बिलीफ्स ही हैं जो आपकी थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और अल्टीमेटली आपकी जिंदगी बनाते हैं। डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि हम जिस तरह से अपने आप से बात करते हैं, वही हमारे बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप दिन भर खुद से नेगेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो ये बातें आपके ब्रेन में बार बार प्रोग्रामिंग की तरह चलती हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को बदलें और एम्पावरिंग वर्ड्स यूज करें, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस एक नए पर्सपेक्टिव को अपनाने लगता है। डॉक्टर स्वाट विजुअलाइजेशन के साथ अफर्मेशंस को जोड़ने की सलाह देती हैं। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी न्यू बिलीफ्स को रिएनफोर्स करती हैं, जैसे मैं अपने विचारों और भावनाओं का मालिक हूं, मैं अबंडेंस के लिए तैयार हूं,
मैं हर दिन कॉन्फिडेंट और केपेबल बन रहा हूँ। मेरे पास वह सब है जो मुझे सफल बनने के लिए चाहिए। इन अफर्मेशंस को रोज सुबह और रात को विजुअलाइजेशन के साथ बोलना आपके दिमाग को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आता है जिस पर आपका डिजायर्ड रियलिटी वाइब्रेट कर रही है। चैप्टर 3 में डॉक्टर स्वाट इमोशनल ट्रिगर्स पर भी बात करती है। बहुत बार कोई छोटी सी बात हमें डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हर्ट कर देती है या रिएक्ट करा देती है। इसका कारण होता है कि वो बात किसी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को टच कर देती है। जैसे अगर कोई कह दे कि तू कभी भी टाइम पर काम नहीं करता और आप अंदर से खुद को हमेशा अनरिलायबल मानते रहे हैं, तो वो बात आपके अंदर गहरे तक चुभती है। लेकिन अगर आप उस बिलीफ को बदल चुके हैं और खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं, तो वही बात आपको इतनी तकलीफ नहीं देती। इसका मतलब यह है कि हमारी इमोशनल रिएक्शंस हमारे बिलीफ सिस्टम का मिरर होती है। डॉक्टर स्वाट यहाँ पर एक और टेक्निक बताती है, द थॉट लैडर। इसमें आप अपनी करंट नेगेटिव बिलीफ और अल्टीमेट एम्पावरिंग बिलीफ के बीच के छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं। जैसे नेगेटिव बिलीफ, मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। स्टेप 1, मैं शायद कुछ नया सीख सकता हूँ। स्टेप 2, मैंने कुछ चीजें पहले भी सीखी हैं। स्टेप 3, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। स्टेप 4, मैं सक्सेस पाने के काबिल हूँ। फाइनल बिलीफ, मैं सफल हूँ और डिजर्व करता हूँ। इस तरह के ग्रेजुअल स्टेप से आपका सबकॉन्शियस आसानी से नए बिलीफ को एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल और इमोशनल ब्रिज क्रिएट करता है। डॉक्टर स्वाट एम्फसाइज करती हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस करना एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, रिफ्रेम करना और नए बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। इसमें स्लिप अप्स भी होंगे, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन हर बार आपको वापस आकर अपनी न्यू बिलीफ के साथ अलाइन होना होगा। चैप्टर के अंत में डॉक्टर स्वाट हमें याद दिलाती हैं कि बिलीफ सिस्टम्स चेंज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को एक नई आइडेंटिटी देना शुरू करते हैं। जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, वर्दी और रिजिलियंट मानते हैं, तो आपका बिहेवियर, एनर्जी और एंटायर प्रेजेंस बदल जाती है। दुनिया आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है और इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है। फिर आप चॉइस करते हैं कि कौन सी बिलीफ आपको आगे ले जा रही है और कौन सी बिलीफ आपको रोक रही है। और जब आप ये चॉइस बार बार कॉन्शियसली करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर का सोर्स एक्टिवेट होता है। वो सोर्स जो लिमिटलेस है, पावरफुल है और पूरी तरह केपेबल है आपकी रियलिटी को शेप देने का। डॉक्टर स्वाट का मैसेज क्लियर है। आप वो नहीं हैं जो आपको बचपन में बताया गया था, ना ही आप वो हैं जो आपकी फेलियर स्टोरीज ने आपको बना दिया। आप वो हैं जो आप बनने का कॉन्शियसली फैसला करते हैं, और उस फैसले की शुरुआत होती है आपके बिलीफ से, क्योंकि बिलीफ्स ही हैं जो आपकी थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और अल्टीमेटली आपकी जिंदगी बनाते हैं। चैप्टर 4, हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंट्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कल्पना कीजिए, आप किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तर्क और अनुभव आपको एक दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिल, आपकी आत्मा कह रही है कि नहीं, सही रास्ता दूसरा है। हम में से कई लोग इस स्थिति से गुजरे हैं। यही वह जगह है जहां हमारी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली ताकत सामने आती है। तारा स्वाट इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि हमारी जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ डेटा, लॉजिक और तथ्यों पर नहीं, बल्कि हमारी गहरी आंतरिक समझ, हमारे अनुभवों और हमारी भावनाओं की सही व्याख्या पर भी निर्भर करते हैं। वह कहती हैं कि दिमाग केवल एक कंप्यूटर नहीं है जो जानकारी प्रोसेस करता है, बल्कि यह एक अत्यधिक संवेदनशील नेटवर्क है जो अनुभवों, भावनाओं और धारणा को जोड़कर हमें ऐसे उत्तर देता है जिन्हें हम हमेशा शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तारा स्वाट हमें बताती है कि हमारा इंट्यूशन असल में अचानक पैदा होने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की वह क्षमता है जो लाखों सूचनाओं को, जो हम हर दिन सचेत और अवचेतन रूप से ग्रहण करते हैं, प्रोसेस करके हमें बेहद सटीक संकेत देती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ ही पलों में आपको यह आभास हो जाता है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो यह आपका इंट्यूशन काम कर रहा होता है। असल में आपका दिमाग उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और अन्य सूक्ष्म संकेतों को तुरंत पढ़ लेता है और आपकी स्मृति में संग्रहित अनुभवों से तुलना करके आपको एक निष्कर्ष देता है। इस पूरे प्रोसेस को आप समझ नहीं पाते, लेकिन इसका परिणाम आपके अंदर एक गट फीलिंग के रूप में उभरता है। वह बताती है कि आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि इंट्यूशन हमारे दिमाग की न्यूरल नेटवर्किंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी का हिस्सा है। जब हम जीवन में अनुभव जुटाते हैं, हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे वह तेजी से पैटर्न पहचानने में सक्षम होता है। यही वजह है कि अनुभवी लोग किसी स्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं,
उनका निर्णय लेना अधिक सहज और प्रभावी होता है, क्योंकि उनके पास अनुभवों का एक विशाल भंडार होता है जिसे उनका अवचेतन दिमाग तुरंत एक्सेस कर लेता है। लेकिन तारा यही नहीं रुकती, वह हमें बताती है कि इंट्यूशन अकेले पर्याप्त नहीं है, इसे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस EQ के साथ मिलाना होता है। EQ का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, महसूस करने और सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल जीवन के लिए केवल IQ यानी बौद्धिक क्षमता ही काफी है, लेकिन शोध बताता है कि EQ हमारी सफलता में IQ से कहीं अधिक योगदान देता है। इसका कारण यह है कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्तों, संवाद शैली और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। तारा समझाती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस यानी अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानने और समझने की क्षमता। दूसरा, सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित बने रहने की कला। तीसरा, एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, जिससे हम गहरे, सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। और चौथा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी संवाद, सहयोग और सामंजस्य का कौशल, जो हमें टीम वर्क, नेतृत्व और नेटवर्किंग में मदद करता है। तारा हमें यह भी सिखाती है कि इंट्यूशन और EQ को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग की माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना होगा। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, हमारा शरीर भी इसका असर महसूस करता है। तनाव, चिंता और असंतोष हमारे दिमाग की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। इसलिए वह हमें कुछ व्यावहारिक तरीकों का सुझाव देती हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने, अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने और इंट्यूशन को धार देने में मदद करते हैं। वह यह भी कहती हैं कि हमें अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करना सीखना चाहिए, लेकिन अंध ब्लाइंडली नहीं। इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले अपनी भावनात्मक स्पष्टता विकसित करनी होगी। जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, भय या पुराने घाव हावी रहते हैं, तो हमारा इंट्यूशन धुंधला हो सकता है। इसलिए EQ का अभ्यास करते हुए हम अपने मन को शांत, स्पष्ट और केंद्रित बना सकते हैं, जिससे हमारा इंट्यूशन अधिक सटीक हो जाता है। अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि निर्णय लेने में दिमाग और दिल दोनों की आवाज सुनना जरूरी है। यदि हम केवल लॉजिक पर चलते हैं तो हम उन अवसरों को खो सकते हैं जो डेटा में फिट नहीं बैठते, लेकिन भविष्य में बेहद मूल्यवान साबित हो सकते हैं। वहीं यदि हम केवल इंट्यूशन पर चलते हैं और तथ्यों की अनदेखी करते हैं तो हम जोखिम में पड़ सकते हैं। तारा कहती है कि बैलेंस ही सफलता की कुंजी है। वह हमें एक शक्तिशाली अभ्यास देती है जिसे वह पॉज एंड फील टेक्निक कहती है। इसका तरीका सरल है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए, कुछ पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। देखें कि आपके शरीर में कौन सी संवेदनाएं उठ रही हैं। क्या कोई बेचैनी, हल्कापन या सुकून महसूस हो रहा है? शरीर की ये सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, क्योंकि हमारा शरीर अक्सर दिमाग से पहले सच को महसूस कर लेता है। चैप्टर 5, अचीविंग बैलेंस, द इंटरसेक्शन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान गोल्स, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी पर चला जाता है। लेकिन डॉक्टर तारा स्वाट इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात पर फोकस करती हैं, बैलेंस। वो कहती हैं कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में संतुलन नहीं होगा तो हम कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लें, अफर्मेशंस दोहराएं या नए बिलीफ सिस्टम्स अपनाएं, हम अपने गोल्स को सस्टेनेबली अचीव नहीं कर सकते। दिमाग और शरीर आपस में इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक को नजरअंदाज करते हैं तो दूसरा अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता। डॉक्टर स्वाट न्यूरोसाइंस की मदद से यह समझाती है कि हमारा दिमाग एक बायोकेमिकल मशीन है। इसका परफॉर्मेंस सिर्फ सोचने या याद करने से नहीं, बल्कि हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, स्लीप, मूवमेंट और इमोशनल रेगुलेशन पर भी निर्भर करता है। एक टायर्ड या तनाव से भरा हुआ दिमाग ना तो सही डिसीजंस ले सकता है और ना ही किसी गोल के लिए सस्टेन्ड फोकस बना सकता है। इसलिए इस अध्याय में डॉक्टर स्वाट हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन और बॉडी के बीच एक ऐसा सिनर्जी डेवलप करें जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को बैलेंस में लाए। अध्याय की शुरुआत में वो कहती हैं कि हम सब एनर्जी के बीन्स हैं। हमारी हर सोच, हर इमोशन, हर मूवमेंट, सब कुछ एनर्जी से चलती है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी लो है तो हम स्लगिश सोचते हैं, डाउटफुल महसूस करते हैं और क्लैरिटी खो देते हैं। दूसरी तरफ जब हम फिजिकली एनर्जाइज होते हैं तो ब्रेन शार्प, मोटिवेटेड और अलर्ट रहता है। इसलिए पहला स्टेप है अपने शरीर की फिजिकल नीड्स को ध्यान से समझना। सबसे पहले बात आती है स्लीप की। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि अगर आप हर रात 7-8 घंटे की डीप
अनइंटरप्टेड नींद नहीं लेते तो आपका ब्रेन टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पाता। जी हाँ, दिमाग में लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो सोते वक्त मिनरल वेस्ट को हटाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ये कचरा दिमाग में जमा होता रहेगा और आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और मूड पर असर डालेगा। कई लोगों को लगता है कि सक्सेस के लिए नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर स्वाट इसे साफ मना करती हैं। वो कहती हैं, स्लीप इज द नंबर 1 परफॉर्मेंस एनहांसर। दूसरा पिलर है न्यूट्रिशन। हमारा ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज नहीं बल्कि बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स और हेल्थी फैट्स पर चलता है। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि हमारे गट यानी आंतों और ब्रेन के बीच एक सीधा कनेक्शन है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जो चीजें हम खाते हैं वो हमारे मूड, मेमोरी और इवन एंजाइटी लेवल्स पर असर डालती हैं। एक खराब डाइट आपकी सोच को धुंधला और भावनाओं को अस्थिर बना सकती है। इसलिए वो सलाह देती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और ओमेगा 3 रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। तीसरा बड़ा फैक्टर है मूवमेंट। एक्सरसाइज को अक्सर हम सिर्फ वजन घटाने या फिट दिखने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। फिजिकल मूवमेंट दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने की प्रक्रिया, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, को बढ़ाता है। साथ ही यह एंडोर्फिन्स और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है, जिससे स्ट्रेस घटता है और मोटिवेशन बढ़ती है। डॉक्टर स्वाट सजेस्ट करती हैं कि रोजाना ब्रिस्क वॉक, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई भी एक्टिव रूटीन आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट को बैलेंस में ला सकती है। अब बात आती है इमोशनल बैलेंस की। डॉक्टर स्वाट एक बेहद अहम पॉइंट बताती हैं। सप्रेस्ड इमोशंस भी शरीर पर फिजिकल प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी दर्द, डर या ट्रॉमा को दबाते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्ट्रेस की तरह कलेक्ट होता है। धीरे धीरे ये क्रॉनिक पेन, फैटिग या इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। इसलिए इमोशनल हाइजीन उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हाइजीन। जर्नलिंग, टॉक थेरेपी, मेडिटेशन या किसी क्लोज फ्रेंड से ओपन बातचीत, ये सब टूल्स हमारी इमोशनल एनर्जी को हेल्थी तरीके से रिलीज करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर स्वाट एक फ्रेमवर्क देती हैं जिसे वो द एनर्जी ऑडिट कहती हैं। इसमें आप अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटते हैं, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग और नाइट, और खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं इस समय सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड कब महसूस करता हूँ? कब मेरा मूड डाउन होता है? कौन सी चीजें मेरी एनर्जी ड्रेन करती हैं और कौन सी चीजें उसे रिफिल? इस तरह आप अपने पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और अपने स्केड्यूल को अपनी नेचुरल एनर्जी के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। डॉक्टर तारा एक और गहरी बात कहती है, हम अपने शरीर से वैसे पेश आते हैं जैसे वो कोई मशीन हो, बस काम करता जाए। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि हमारा सबसे लॉयल पार्टनर है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं। इसी वजह से वह सेल्फ केयर को कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है। चाहे वो प्रॉपर हाइड्रेशन हो, आराम से खाना खाना हो, डिजिटल डिटॉक्स लेना हो या हफ्ते में एक दिन पूरी तरह खुद को रिचार्ज करना, ये सब प्रैक्टिसेस आपकी ब्रेन बॉडी बैलेंस को मजबूत करती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर स्वाट ये भी बताती हैं कि बैलेंस स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक होता है। किसी दिन आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी तो किसी दिन आप थोड़ा लो महसूस करेंगे। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि आप अवेयर रहें और अपने माइंड बॉडी सिग्नल्स को सुनें। बैलेंस वही है जब आप अपनी लिमिट्स पहचानें, बाउंड्रीज सेट करें और गिल्ट फ्री रेस्ट लेना सीखें। इस अध्याय में एक खास कॉन्सेप्ट है मेंटल क्लटर को साफ करना। जैसे घर में ज्यादा सामान हो तो हम घबरा जाते हैं, वैसे ही दिमाग में टू मेनी ओपन टैब्स, वरीज, इनकम्प्लीट टास्क्स, ओवरथिंकिंग, ये सब आपकी बैंडविड्थ को कम कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर स्वाट सलाह देती हैं कि हर दिन या हफ्ते में एक बार मेंटल रीसेट करें। सोचें कि क्या जरूरी है, क्या छोड़ा जा सकता है और कौन सी चीजें आपको इमोशनली ओवरलोड कर रही हैं। बैलेंस के इस सफर में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को वो एक कोर टूल मानती है। जब आप हर दिन कुछ मिनट के लिए ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो बार बार अतीत और भविष्य की चिंता में उलझी रहती है, शांत हो जाती है। इससे आपकी अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और इनर क्लैरिटी बढ़ती है। अध्याय के अंत में डॉक्टर स्वाट एक वेरी पर्सनल पॉइंट शेयर करती हैं कि जब वो न्यूरोसाइंस पढ़ाने के साथ साथ खुद बर्नआउट की स्थिति में पहुंच गई थी तो उन्हें ये समझ आया कि सिर्फ नॉलेज या एम्बिशन काफी नहीं होता जब तक आप अपने शरीर और मन को नर्चर नहीं करते। उन्होंने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट स्लीप, न्यूट्रिशियस फूड, माइंडफुल ब्रेक्स और इमोशनल रिलीज को डेली रूटीन में डाला और तभी उनकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कामनेस वापस आई। इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है, सक्सेस कोई आइसोलेटेड चीज नहीं, वो तभी सस्टेनेबल होती है जब आप माइंड और बॉडी दोनों को प्रायोरिटी देते हैं। आप जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं
उतना ही अपने शरीर का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोनों का तालमेल ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। चैप्टर 6, क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर रीचिंग योर गोल्स। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ पाने की चाह होती है, चाहे वो करियर में सफलता हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स या फिर इनर पीस। लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं बदलता और सिर्फ सपना देखने से मंजिल नहीं मिलती। डॉक्टर तारा स्वार्ट इस अध्याय में हमें एक बहुत ही स्पष्ट और साइंटिफिक तरीका देती हैं, जिससे हम अपने गोल्स को न सिर्फ डिफाइन कर सकें बल्कि उनके लिए एक ठोस, एक्शनेबल और इंट्यूटिव रोड मैप बना सकें। यह अध्याय दरअसल एक ब्रिज है जो आपकी सोच और आपकी रियलिटी के बीच की दूरी को प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल देता है। डॉक्टर स्वार्ट कहती हैं कि गोल सेटिंग को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं लेकिन प्रोसेस को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो ये सिर्फ एक सपना है जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको ये पैसा कैसे, कब और किन वैल्यूज के साथ कमाना है। इसलिए एक प्रभावशाली गोल सेटिंग सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: क्लैरिटी, कमिटमेंट और कॉन्शियसनेस। सबसे पहले बात करें क्लैरिटी की। डॉक्टर स्वार्ट बताती हैं कि वेग गोल्स जैसे मुझे खुश रहना है या मुझे सक्सेसफुल बनना है दिमाग को कॉन्फ्यूज कर देते हैं। ब्रेन को डायरेक्शन चाहिए और वो तभी मिलती है जब आप स्पेसिफिसिटी लाते हैं। आपको अपने गोल्स को स्मार्ट फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहिए। स्पेसिफिक, साफ और स्पष्ट; मेजरेबल, जिसे मापा जा सके; अचीवेबल, जो संभव हो; रियलिस्टिक, व्यवहारिक, टाइम बाउंड, एक समय सीमा के साथ। डॉक्टर स्वार्ट कहती हैं कि स्मार्ट गोल्स दिमाग को एक क्लियर टारगेट देते हैं, जिससे आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रास उन चीजों को फिल्टर करने लगता है जो उस गोल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं अगले 12 महीनों में एक ऑनलाइन बिजनेस से 5 लाख कमाना चाहता हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उन आइडियाज, लोगों और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू करता है जो इस गोल की दिशा में ले जा सकते हैं। अब आती है दूसरी पिलर, कमिटमेंट। क्लैरिटी के बाद सबसे जरूरी चीज है कमिटमेंट, क्योंकि जब तक आप किसी गोल के लिए इमोशनली कमिटेड नहीं है, तब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। डॉक्टर स्वार्ट बताती हैं कि कमिटमेंट एक ऐसा इमोशनल ग्लू होता है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस, फेलियर्स और लेजीनेस के बावजूद अपने ट्रैक पर बनाए रखता है। यह कमिटमेंट आपके वाई से जुड़ा होता है, यानी आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका वाई बड़ा और मीनिंगफुल है तो आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देगा। यहाँ पर वो सजेस्ट करती हैं कि आप हर गोल के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। जैसे अगर आपका गोल है हेल्थ इंप्रूव करना, तो उसका मिशन स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है: मैं इसलिए फिट और स्वस्थ होना चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकूं और लंबे समय तक एक्टिव रह सकूं। जब आप इस तरह के पर्पस ड्रिवन स्टेटमेंट्स बार बार पढ़ते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस गोल की इमोशनल डेप्थ बैठ जाती है। तीसरा पिलर है कॉन्शियसनेस, यानी अवेयरनेस और इंटेंशनल एक्शन। बहुत सारे लोग गोल्स बना तो लेते हैं, लेकिन वो उन्हें अनकॉन्शियस पैटर्न्स के साथ परस्यू करते हैं: डर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ सैबोटेज। डॉक्टर स्वार्ट कहती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप अपने एक्शंस को डेली माइंडफुलनेस के साथ अलाइन करते हैं। हर दिन आप खुद से पूछें, क्या मेरी आज की गतिविधियां मेरे सबसे बड़े गोल की दिशा में जा रही हैं? अगर नहीं तो क्यों? कॉन्शियस गोल परस्यूट का एक हिस्सा है चंकिंग द गोल, मतलब बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ देना। इससे न केवल प्रोसेस मैनेजेबल लगता है, बल्कि हर माइलस्टोन को पूरा करने पर डोपामीन रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है किताब लिखना, तो उसे वीकली टारगेट्स में बांटें। इस हफ्ते 2 शब्द लिखने हैं। जब ये छोटे स्टेप्स पूरे होते हैं तो आपका ब्रेन खुद को प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। डॉक्टर स्वार्ट एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट बताती है, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन, और साथ ही उस फ्यूचर तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को भी विजुअलाइज करते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर्ड रखें, ताकि जब असल चैलेंज आए तो आप मेंटली रेडी हों। वो कहती हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आप तैयार नहीं होते, लेकिन अगर आप पॉजिटिव आउटकम्स और रियलिस्टिक ऑब्स्टिकल्स दोनों को साथ देखते हैं, तो आपकी सक्सेस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब आते हैं उन मेंटल ट्रैप्स पर जो गोल सेटिंग को डिरेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप है परफेक्शनिज्म। कई लोग गोल शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले परफेक्ट प्लान चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्वार्ट कहती हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, न कि प्लानिंग से। वो सजेस्ट करती है कि आप अपने गोल की डायरेक्शन में इम्परफेक्ट एक्शन लेते जाएं, क्योंकि मोशन बिल्ड्स क्लैरिटी। दूसरी बड़ी रुकावट है कंपैरिजन। जब हम दूसरों की प्रोग्रेस से अपनी तुलना करते हैं, तो या तो हम खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं,
या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे फोकस को कमजोर करती हैं। इस अध्याय में डॉक्टर स्वाट एक पावरफुल प्रैक्टिस बताती है, फ्यूचर सेल्फ लेटर। इसमें आप अपने आप को एक लेटर लिखते हैं, जैसे आप 1 साल बाद के वर्जन को देख रहे हो। आप उसमें लिखते हैं कि आपने क्या हासिल किया, किन चैलेंजेस को पार किया, किन हैबिट्स को अपनाया और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज आपके सबकॉन्शियस को एक नई आइडेंटिटी दिखाती है और आपके अंदर मोटिवेशन जगाती है कि आप उस वर्जन तक पहुंचना चाहते हैं। डॉक्टर स्वाट गोल सेटिंग को लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिक प्रोसेस मानती है। वो कहती हैं कि हर बार जब आप कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं तो आपको पॉज करके रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्या ये डायरेक्शन अभी भी रिलेवेंट है? क्या मेरे गोल्स इवॉल्व हो रहे हैं? क्या मेरी वैल्यूज और विजन अलाइन है? इसलिए गोल सेटिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए बल्कि फ्लूइड और अडेप्टिव होनी चाहिए। अध्याय के अंत में डॉक्टर स्वाट सजेस्ट करती हैं कि आप अपने गोल्स को हर हफ्ते रिविजिट करें, उन्हें देखना, पढ़ना, विजुअलाइज करना, उनके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना। इससे आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है जिस पर आपकी डिजायर्ड रियलिटी वाइब्रेट करती है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं बल्कि न्यूरो साइंस बेस्ड मैनिफेस्टेशन है। उनका अंतिम संदेश इस अध्याय में बहुत सशक्त है, डोंट जस्ट चेस गोल्स, बिल्ड अ पाथ वेयर योर गोल्स चेस यू। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बना लें जो उन गोल्स को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। यह आइडेंटिटी आपकी सोच, आपकी भाषा, आपके हैबिट्स और आपके इमोशंस में दिखनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहता, वो आपकी जर्नी का ऑर्गेनिक हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर तारा स्वाट गोल सेटिंग को सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने का काम नहीं मानती। उनके लिए यह एक डीपली साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी वैल्यूज, इमोशंस, पैटर्न्स और प्रायोरिटीज ऑल मस्ट अलाइन। तभी जाकर आप उस रोड मैप को बना सकते हैं जो आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि फुलफिलमेंट भी दे। चैप्टर 7, सस्टेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मेकिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस स्टिक। जब हम किसी नई आदत को अपनाते हैं, कोई बड़ा गोल सेट करते हैं या अपने जीवन में किसी भी स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में एक जोश होता है, एक प्रेरणा की लहर जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। लेकिन समय के साथ साथ वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। धीरे धीरे हम वापस पुराने पैटर्न्स में लौटने लगते हैं, वो पैटर्न्स जिनसे हम दूर जाना चाहते थे। डॉक्टर तारा स्वाट इस अध्याय में इसी यूनिवर्सल चैलेंज से निपटने का तरीका देती है। कैसे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट बनाया जाए, कैसे बदलाव सिर्फ शुरू न हो बल्कि टिके और गहराई से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन किसी भी नई आदत या सोच को तब तक इंटरनलाइज नहीं करता जब तक वो बार बार रीइंफोर्स न हो। एक बार की इंस्पिरेशन से ब्रेन रिवायरिंग नहीं होती, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, रेपिटेशन चाहिए और सबसे बढ़कर इमोशनल एसोसिएशन चाहिए। वो कहती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ आसान नहीं होती, जब आप थके होते हैं, परेशान होते हैं या किसी सेटबैक से गुजर रहे होते हैं। तब आपकी पुरानी न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं क्योंकि वो ज्यादा मजबूत होती हैं। इसलिए सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है रेजिलियंस बिल्डिंग, यानी आप अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाएं कि वो स्ट्रेस में भी नए हैबिट्स को अपनाए, न कि पुराने डिफॉल्ट मोड में लौट जाए। डॉक्टर स्वाट इस उद्देश्य के लिए कुछ बहुत ही प्रभावी स्ट्रैटेजीज सुझाती हैं। एक, न्यूरल रेपिटेशन। कोई भी हैबिट तभी टिकती है जब आप उसे बार बार रीइंफोर्स करते हैं। अगर आपने मेडिटेशन शुरू किया है या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या मॉर्निंग वॉक, तो उसे कंसिस्टेंट बनाए रखें, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि 21 दिन कोई भी हैबिट बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे 60 से 90 दिन तक डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि ब्रेन में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस परमानेंट हो जाएं। अगर आप कभी कभी करते हैं तो ब्रेन उस हैबिट को ऑप्शनल मानता है। 2, ट्रिगर मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन को टिकाऊ बनाने के लिए आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि हर पुराना पैटर्न किसी न किसी ट्रिगर से जुड़ा होता है, इमोशनल, एनवायरमेंटल या सोशल। जैसे अगर आप स्ट्रेस में चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं तो वो स्ट्रेस आपका ट्रिगर है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी परिस्थिति या इमोशन आपको वापस पुराने हैबिट्स की तरफ खींचती है। फिर उसके लिए प्रोएक्टिव प्लान बनाएं, जैसे उस मोमेंट में डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करना। 3, इमोशनल एंकरिंग। हमारी सभी आदतें किसी न किसी इमोशनल मेमोरी से जुड़ी होती हैं। अगर आपने कोई हेल्थी हैबिट अपनाई है तो उसके साथ कोई सकारात्मक भावना जोड़िए, जैसे प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम या लव। जब भी आप उस हैबिट को करें, उस इमोशन को कॉन्शियसली फील करें। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि जब आप किसी एक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन से जोड़ते हैं तो वो हैबिट ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में डीपली एम्बेड हो जाती है।
4 आइडेंटिटी शिफ्ट। टेम्पररी चेंज बिहेवियर से शुरू होता है, लेकिन परमानेंट चेंज आइडेंटिटी से आता है। डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, तो वो एक एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आप अपने आप से कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं जो अपने समय की कद्र करता है, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। और इंसान कभी अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को उस व्यक्ति की तरह देखना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। 5 अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। ट्रांसफॉर्मेशन का सफर अकेले शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसे टिकाऊ बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। डॉक्टर स्वाट रेकमेंड करती हैं कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हॉनेस्ट फीडबैक दे सके, जो आपको मिरर दिखा सके जब आप पुरानी पैटर्न्स की ओर लौटने लगें। अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो एक जर्नलिंग सिस्टम बनाएं जिसमें आप डेली अपने एक्शंस, फीलिंग्स और प्रोग्रेस ट्रैक करें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी पावरफुल होती है अगर आप कंसिस्टेंट हैं। 6 रिवॉर्ड वर्सेस पनिशमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि ब्रेन को लगातार रिवॉर्ड मिले। डॉक्टर स्वाट बताती हैं कि अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन से किसी हैबिट को एनफोर्स करेंगे, तो कुछ समय बाद वो बर्डन लगेगा। लेकिन अगर आप हर स्मॉल प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे, तो डोपामाइन रिलीज होगा जो मोटिवेशन को जिंदा रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30 दिन लगातार एक्सरसाइज की है, तो खुद को कोई छोटा गिफ्ट दें या कोई एक्टिविटी जो आपको खुश करती हो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ये जर्नी एंजॉयबल है। 7 फॉरगिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में सेटबैक्स जरूर आएंगे। कभी आप कंसिस्टेंसी तोड़ेंगे, कभी पुराने हैबिट्स वापस आएंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि सस्टेनेबल चेंज तब होता है जब आप खुद को क्षमा करना सीखते हैं। अगर आप गिल्ट में डूबे रहेंगे, तो ब्रेन उस इमोशन से बचने के लिए पुरानी आदतों में लौट जाएगा। इसलिए जब भी आप गिरे, उस पर ऑब्जर्व करें, लर्न करें और अगले ही दिन फिर से अपने मिशन पर लौट जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन लॉन्ग टर्म चेंज के लिए क्रिटिकल है। 8 एनवायरनमेंट रीडिजाइन। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें, तो अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं, तो जंक फूड को घर से बाहर रखें। डॉक्टर स्वाट कहती है कि ब्रेन कॉन्टेक्चुअल क्यूज से ऑपरेट करता है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, तो चेंज टिकता है। इसलिए कॉन्शियसली अपने आसपास की दुनिया को उस वर्जन के अनुसार डिजाइन करें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। 9 एंकरिंग विया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सिर्फ गोल अटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि बिहेवियर मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है। हर दिन 5-10 मिनट उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। आपका पोस्चर, एक्सप्रेशन, माइंडसेट, एनर्जी और डेली रूटीन कैसा होगा। इसे बार बार इमेजिन करने से आपके सबकॉन्शियस में एक ब्लूप्रिंट बनती है जो आपके डेली एक्शंस को गाइड करती है। 10 लॉन्ग टर्म विजन अलाइनमेंट। डॉक्टर स्वाट कहती हैं कि छोटी मोटी हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो किसी बड़ी विजन से जुड़ी होती हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए अर्ली वेकअप रूटीन बना रहे हैं क्योंकि ट्रेंड है, तो वो कुछ हफ्तों में टूट जाएगा। लेकिन अगर वो रूटीन आपको आपकी लाइफ विजन की तरफ ले जा रहा है, जैसे बेटर प्रोडक्टिविटी, हेल्थ या पीस, तो आपका दिमाग उसे सीरियस लेता है। इसलिए अपने हर हैबिट को अपनी बड़ी लाइफ विजन से अलाइन करें। डॉक्टर स्वाट इस अध्याय में हमें यह भी बताती हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज की मेजरमेंट सिर्फ विजिबल आउटकम से नहीं होनी चाहिए। बहुत बार आपके बिहेवियर में बदलाव आता है, लेकिन उसका टेंजिबल रिजल्ट मंथ्स या ईयर्स बाद दिखता है। इसलिए सिर्फ रिजल्ट के आधार पर प्रोग्रेस मत मापिए, बल्कि अपने माइंडसेट, रिएक्शंस, डिसिप्लिन और इमोशनल मैच्योरिटी में हुए सटल शिफ्ट्स को भी एक्नॉलेज कीजिए। अंत में डॉक्टर स्वाट एक पावरफुल मेटाफोर देती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ वन टाइम लीप, इट इज अ स्पाइरल स्टेयरकेस। हर बार जब आप एक सर्कल पूरा करते हैं, आप थोड़ा ऊपर उठते हैं। आपको वो पैटर्न फिर से दिखेगा, वही डर, वही डाउट फिर आएंगे। लेकिन हर बार आपकी अवेयरनेस थोड़ी गहरी होगी, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस होगी और आपकी इंटरनल वायरिंग थोड़ी ज्यादा मजबूत होगी। ट्रांसफॉर्मेशन को टिकाऊ बनाना मतलब सिर्फ गोल हासिल करना नहीं होता। इसका मतलब है उस वर्जन में इवॉल्व होना जो नेचुरली वो सारे गोल्स अट्रैक्ट करता है। जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जिसे पकड़कर आप टेम्परेरी मोटिवेशन से निकलकर परमानेंट एवोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर स्वाट का संदेश स्पष्ट है, डोंट एम टू चेंज योर लाइफ वंस, एम टू स्टे चेंज्ड। और ऐसा तब होता है जब न्यूरोसाइंस, बिहेवियर, इमोशन और इंटेंशन ऑल कम टुगेदर इन हार्मनी। अब जब आपने द सोर्स की पूरी यात्रा को समझा, तो शायद अब आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है।
हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या पीस ऑफ माइंड। लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब का कंट्रोल हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और हैबिट्स के हाथ में है। और यही इस किताब का असली मैसेज है। डॉक्टर तारा स्वॉर्ट ने न्यूरोसाइंस की मदद से ये साबित किया है कि हमारा ब्रेन एक ऐसा टूल है जिसे हम शेप कर सकते हैं। हम अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नए एम्पावरिंग थॉट्स ला सकते हैं। हम अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि विजुअलाइज करके धीरे धीरे उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। हमारा इंट्यूशन, हमारी इमोशंस और हमारी फिजिकल एनर्जी, ये सब मिलकर हमें उस जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं जिसकी हमें सच में तलाश है। द सोर्स कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हर उस इंसान के लिए काम कर सकता है जो सच में चेंज चाहता है।